accounting for इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहली बात आती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स जिनका ऑब्जेक्टिव होल्ड करने का क्या होता है? या तो अर्न इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ, लेकिन ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं। फिर हमने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स की टाइप कई कई प्रकार से कर सकते हैं। AS 13 कहता है कि हमारे पास ये दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक होती है परमानेंट, जिसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो। ऐसे ही हमारे पास AS 13 तो नहीं कहता, लेकिन अदर टाइप्स भी हो सकती हैं जिसको बोलते हैं कोटेड और अनकोटेड। कोटेड का मतलब होता है जिसको हम लोग बाजार में, जिसका मार्केट में प्राइस है, जिसका मार्केट का प्राइस अवेलेबल है। अनकोटेड है जिसका कोई मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है। जैसे अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं वो अनकोटेड हैं, उनका कोई प्राइस नहीं होता। AS 13 के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन होती है। हम लोग अकाउंट्स में जब पढ़ते हैं तो हम क्लासिफिकेशन ये करते हैं इंटरेस्ट बियरिंग और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। ये मतलब है वही इन्वेस्टमेंट्स। AS 13 ऐसे क्लासिफाई करता है। हम कोटेड अनकोटेड भी करते हैं डिस्क्लोजर के लिए। हम अकाउंट्स के चैप्टर को पढ़ते हुए इंटरेस्ट बियरिंग और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग की भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट, तो अलग अलग बेसिस हैं। AS 13 के बेसिस पे ऐसे कर सकते हैं, कोटेड अनकोटेड पर ऐसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट पर ऐसे कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स को डील करता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जो कि नॉट एप्लीकेबल है ऑन बैंक्स। ये बैंकों पर या NBFC पर या म्यूचुअल फंड पर अप्लाई नहीं होता है। हम अपने पास जब इन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा टॉपिक जब आता है तो हमने इसके दो भाग कर दिए थे। मैंने आपको जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा एक होता है इंटरेस्ट बियरिंग और एक होता है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट। जब मैंने इंटरेस्ट बियरिंग की बात करी तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ गए? इसके एग्जाम्पल में आ गए बॉन्ड, इसके एग्जाम्पल में आ गए डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट्स। हमें अपने पास सेपरेट लेजर बनाने चाहिए फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टमेंट का सेपरेट लेजर बनाना चाहिए। जब आपने इंटरेस्ट बियरिंग की बात करी तो इस लेजर में क्या क्या चीज आती है? इस लेजर में आता है एक तो ओपनिंग बैलेंस, इस लेजर में एक आती है परचेजेस, इस लेजर में आता है सेल, इस लेजर में आता है इंटरेस्ट की इनकम, इस लेजर में आता है बैलेंस CD। कभी कभी हमारे को कन्वर्जन भी आ जाती है कि यानी बॉन्ड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। ओपनिंग बैलेंस में हम अपने पास हमेशा फेस वैल्यू या नंबर्स को मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट है तो ये भी ओपनिंग बैलेंस आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट कब आता है? जब आपके पास ओपनिंग डेट और इंटरेस्ट की डेट सेम नहीं है। मान लीजिए ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल और इंटरेस्ट की डेट है 1/4/19 और इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर 18। तो क्या इसके अंदर अगर दोनों में गैप है तो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा? द आंसर इज यस, तब एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। ओपनिंग बैलेंस को कॉस्ट पर भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट को ढूंढने के लिए हमने आपके साथ बात करी थी। ये कॉस्ट जो ओपनिंग बैलेंस की होगी वो हमेशा गिवन होगी। बाकी परचेज की कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम आपको अपने आप बताएंगे। परचेजेस हम जब भी करेंगे तो अपने पास हम तब जो भी इंटरेस्ट होगा
अप टू डेट ऑफ परचेज, वो हम पे करेंगे। किसको पे करेंगे? टू प्रीवियस ओनर्स, यानी वो हमारे पास हमेशा परचेज के समय सेटल होगा। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो आपने इंटरेस्ट पे किया टू बैंक, बैंक में आ गया आपके पास जो बैंक का बैलेंस था। कॉस्ट को कैसे ढूंढा जाता है? तो कॉस्ट में आपको दो तरह से सवाल हो सकता है। कम इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट को हटाना है, एक्स इंटरेस्ट आएगी, प्लस कमीशन को जोड़ देना है। कमीशन किस पर लगेगी? कम इंटरेस्ट पे लगेगी। साथ में आपने स्टैंप ड्यूटी को भी जोड़ देना है। साथ में अगर कोई और एक्सपेंसेस हैं तो अदर एक्सपेंसेस को जोड़ देना है। ये कॉस्ट कहलाती है। लेकिन अगर आपने एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है तो मुझे बताओ, एक्स इंटरेस्ट में आप सीधा सीधा कमीशन लगा देंगे ऑन एक्स इंटरेस्ट। स्टैंप ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? वो हमेशा किस पर लगाई जाएगी? स्टैंप ड्यूटी लगेगी ऑन एक्स इंटरेस्ट, प्लस लग जाएंगे कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, तो ये कहलाती है कॉस्ट। तो हम इसको अपने पास क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे। जब भी आप सेल करेंगे तो आप इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ सेल रिसीव करेंगे तथा सेल प्रोसीड्स को भी रिसीव करेंगे। सेल प्रोसीड्स को भी रिसीव करेंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? सेल करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, तथा टू इन्वेस्टमेंट जो आपकी सेल प्रोसीड्स है। सेल प्रोसीड्स कैसे ढूंढी जाती है? सेल प्रोसीड्स को ढूंढने के लिए क्वेश्चन के अंदर अगर कम इंटरेस्ट लिखा है तो हम अपने पास क्या करेंगे? जो सेल प्राइस है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, फिर निकल आएगा मेरे पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इसमें से हम कमीशन को माइनस करेंगे तो ये आपकी सेल प्रोसीड्स आती है। और अगर एक्स इंटरेस्ट ही सेल प्राइस है तो हम कमीशन को माइनस करेंगे एक्स इंटरेस्ट के ऊपर, यहां कमीशन को माइनस करेंगे ऑन कम इंटरेस्ट, और जो मेरे पास निकल कर आएगा उसका नाम होगा सेल प्रोसीड्स। फिर हमने कहा कि आपको अपने पास सेल प्रोसीड्स को निकालने के बाद ये जनरल एंट्रीज को भी यहां पर शो कर देना है। मैंने आपको यह भी कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप हमेशा एक्स इंटरेस्ट को एज्यूम करेंगे कि आपके पास डेटा किसका होता है? एक्स इंटरेस्ट का होता है। जब भी सेल करेंगे आपको अपने पास गेन और लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेन ऑन सेल को कैलकुलेट करने के लिए सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट करेंगे। सेल प्रोसीड्स हमारे पास ऑलरेडी मैंने बता दी क्या है। कॉस्ट बेस्ड अपॉन क्या होगा? या तो फीफो होगा या वेटेड एवरेज होगा। हम बॉन्ड्स के केस में फीफो को प्रेफर करते हैं, एवरेज को प्रेफर नहीं करते हैं। एवरेज मेथड में हम ऑल लॉट्स को देखते हैं जो आपके पास थे, उन पर बेस्ड हम कैलकुलेशन करते हैं। फीफो में हम फर्स्ट लॉट से उसको सेल करते हैं। ये हमारे पास उसका सेल प्राइस निकालने का, गेन निकालने का तरीका था। गेन की भी एंट्री डालते थे। गेन की एंट्री क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल अल्टीमेटली बाद में कहां चला जाता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। इंटरेस्ट इनकम को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। ये ड्यू डेट्स पर आप रिसीव कर लेंगे जो भी आपके पास लॉट हेल्ड है। हम अपने पास इसके इंटरेस्ट के रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? जो आपके पास फेस वैल्यू है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास कितने नंबर्स हैं, इससे आपका इंटरेस्ट निकलेगा। बैलेंस सीडी में आप फेस वैल्यू को भी लिखेंगे जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। एक्रूड इंटरेस्ट भी लिखेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट कहां आएगा? जहां आपकी क्लोजिंग डेट्स इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट डेट्स, तो वहां पर आपका एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। बैलेंस सीडी कितना आएगा? बैलेंस सीडी जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कॉस्ट जो कि है बैलेंसिंग फिगर, या लेंगे फेयर वैल्यू जिसे मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, विच एवर इज लोअर।
हम उसको उस पर लेकर चलेंगे। जब हमारे पास डिफरेंसेस आएंगे तो ट्रांसफर कर दी जाएंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपके लेजर के डिफरेंसेस है वो हमारे पास वहां चले जाएंगे। जब भी आप कन्वर्जन करते हैं बॉन्ड्स को इक्विटी शेयर में, तो अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट, डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की डेट तक का जो अमाउंट होगा, इंटरेस्ट होगा, वो आपको सेटल करना पड़ेगा। और इसके अलावा डेट ऑफ कन्वर्जन वाले दिन हम एक एंट्री डालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, और हम अपने पास प्रो राटा कॉस्ट, जो प्रो राटा कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी उसके हिसाब से हम अपने पास काम करेंगे। ये हमारे पास पूरा एस्पेक्ट था इन रिलेशन टू इंटरेस्ट बियरिंग। जब हमने नॉन इंटरेस्ट बियरिंग की बात करी तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग के अंदर भी आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस आता है जिसमें इक्विटी शेयर्स हैं। ओपनिंग बैलेंस में हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखाएंगे। इसमें हमारे पास कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और इसके अंदर ओपनिंग कॉस्ट होगी जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। ओपनिंग बैलेंस आपको परेशान नहीं करता है। जब आप परचेज करेंगे तो परचेज के अंदर अपने पास आप उसकी कॉस्ट को ढूंढेंगे। कॉस्ट क्या होगी? जो उसका परचेज प्राइस होगा, इसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं होता, प्लस इसमें कमीशन होगी, प्लस इसमें स्टैंप ड्यूटी होगी, प्लस इसमें अदर्स होगा। ये हमारे पास परचेज का होगा। परचेज की एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। फिर हमने आपसे कहा अगर हमको बोनस शेयर्स मिल जाएंगे तो बोनस शेयर से आपके पास नंबर्स इंक्रीज करे जाएंगे। 1:5 का मतलब होता है 1/5 इंटू जो आप शेयर होल्ड करते हैं उससे हम अपने पास कैलकुलेट करते हैं। बोनस के साथ इसका और कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर हमने कहा कभी कभी हमारे पास राइट भी होता है। जब राइट की बारी आती है तो राइट पर हमारे पास क्या हो सकता है? राइट को हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब राइट को सब्सक्राइब करना है तो एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें भी 1:5 का मतलब होता है 1/5 इंटू होल्डिंग। इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द राइट प्राइस, जितना राइट प्राइस था उतने रुपए से हम उसको बाय करते हैं। अगर हम इसको रिनाउंस कर दें, तो रिनाउंस करने पर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम ऑन सेल ऑफ राइट्स, जिसको हम अपने पास लेजर में शो नहीं करते। नो ट्रीटमेंट इन लेजर, इन इन्वेस्टमेंट लेजर, यानी इसका इन्वेस्टमेंट लेजर से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको हमने वेस्ट कर दिया तो उसकी नो एंट्री होती है, उसका कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपसे इंस्टीट्यूट ये कभी भी पूछता नहीं है। राइट पर एक स्पेशल केस भी था। वो स्पेशल केस क्या था? राइट पर स्पेशल केस ये था कि राइट का स्पेशल केस कि अगर आपने परचेज किया है कम राइट्स तथा आपने राइट को रिनाउंस कर दिया है तथा क्वेश्चन मेंशन करता है डिक्लाइन इन वैल्यू, तो हम अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम नहीं बोलते, हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हम बोलते हैं ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगा। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगा, अदरवाइज रिकवरी ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ये आमतौर पे बहुत रेयरली पूछा जाता है। ज्यादातर आपके पास इन्वेस्टमेंट की यही वाली बातें आती हैं। मैं कुर्सी भी साथ में ले लूं क्योंकि बहुत नीचे हो गया ये। फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास यहां कभी कभार डिविडेंड भी आता है, कभी कभार डिविडेंड भी आता है। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड के कंटेक्स्ट में हमारे पास आता है कि डिविडेंड के बारे में लिखा होगा कि ये इंटरिम डिविडेंड है। अगर ये इंटरिम डिविडेंड है तो दिमाग की बत्ती बंद कर दीजिए। इसे हमेशा ऑलवेज क्या मान लो? इसे ऑलवेज पोस्ट डिविडेंड मान लो। जैसे ही आपने कहा ये पोस्ट डिविडेंड है, ये आपकी इनकम में चला जाएगा, यानी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, और इनकम अल्टीमेटली कहां चली जाएगी? इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लो खाली डिविडेंड लिखा हुआ है या क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड लिखा हुआ है, तो ऐसे में आपको पहले स्टेप 1 पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये डिविडेंड कौन सा है।
तो ये डिविडेंड कौन सा हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप दो काम करते हैं। एक तो डिविडेंड का पीरियड देखते हैं कि डिविडेंड का पीरियड कौन सा है, तथा आप अपनी एक्विजिशन की डेट देखते हैं कि आपकी एक्विजिशन की डेट कौन सी है, आपने कब उसे खरीदा था। उसका चार्ट बना करके आप अपने पास क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्री। अगर मान लीजिए डिविडेंड का पीरियड पहले है एक्विजिशन डेट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बाकी केस में हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। यहां हमने आपको एक बात कही थी कि अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स दे रखे हों तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर की एक्विजिशन डेट मिसिंग होती है, वो क्वेश्चन वाला आपको बताता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो पुरानी डेट है, और आप जैसे ही उसे पुरानी डेट बोलते हैं वो डिविडेंड क्या बन जाता है, वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बन जाता है। इंस्टीट्यूट ये एजम्पशन लगाता है। अगर वो डिविडेंड फाइनल का है तो स्टेप 2 पर आप उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। जब आप रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलते हैं तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आप उसे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते हैं, आपके लिए वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट का ट्रीटमेंट बन जाता है। फिर हमने कहा यहां पर भी कभी कभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। जब यहां पर भी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है तो आप यहां पर भी अपने पास एंट्री जो डालते हैं वो एंट्री क्या डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट विद द सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड कैसे निकलेंगे, सेल प्राइस में से कमीशन माइनस करेंगे तो आपकी सेल प्रोसीड निकलेंगी। यहां पर भी हमको अपने पास गेन और लॉस निकालना पड़ता है, गेन और लॉस ऑन सेल, जिसको ढूंढने का तरीका क्या है, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। यहां पर हम हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड लगाते हैं। जब एवरेज कॉस्ट लेते हैं तो ऑल लॉट लेते हो माइनस रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट कौन सी हो गई, जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है उनके हिसाब से आप लॉट की वैल्यू देखते हो, ऑल लॉट्स कितने हैं, और ऑल लॉट्स में से सोल्ड लॉट की वैल्यू ढूंढते हो, तो सोल्ड लॉट जो हमारे पास निकलेगा वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी और ये गेन और लॉस आएगा। हमारे लेजर में यहां पर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो लेजर में जो ट्रांसफर की जाएंगी वो अभी भी कहां जाएंगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जो कन्वर्जन वाला लेजर बनेगा उसके अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट हमारी यहां पर कॉस्ट के रूप में आती है। इतना सब कुछ बताने के बाद हमने कहा कि इतनी सब चर्चा के बाद भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बातें रह जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, मुझे थोड़ा सा इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। हमने इसके बाद आपको और क्या क्या बातें बताई, हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, वो हमने क्या क्या बातें और एडिशनल बताई, जो पीछे हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। एएस 13 में आपको बताया जाता है करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो रेडिली रियलाइजेबल है तथा जिनमें हमारी इंटेंशन टू होल्ड अप टू 12 मंथ्स है। अगर हम होल्ड करेंगे अप टू 12 मंथ और रेडीली रियलाइजेबल है तो हम बोलते हैं वो करंट इन्वेस्टमेंट है। अदर इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं, अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। हमारे पास ये करंट की और उसकी डेफिनेशन है। जब हम करंट की बात करते हैं तो इनको हम वैल्यू किस पर करते हैं, हम लोअर लेते हैं। किसका लोअर लेते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसको वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट ओनली, और इसमें हम प्रोविजन बनाते हैं फॉर डिक्लाइन। अगर वो डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है, परमानेंट डिक्लाइन है, तो हम उसकी प्रोविजन बनाते हैं। कभी कभी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिक्लासिफाई करना पड़ जाता है, यानी करंट बन जाती है लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म बन जाती है करंट इन्वेस्टमेंट। जब हम रिक्लासिफाई करते हैं करंट को तो ऐसे में जो वैल्यू ली जाती है वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ही ली जाती है। हम करंट का ही रूल बनाते हैं और प्रोस्पेक्टिवली उसे क्या मानते हैं,
प्रोस्पेक्टिवली लॉन्ग टर्म मानते हैं। और अगर करंट बना दे लॉन्ग टर्म से तो अपने पास उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब अगर उसमें कोई प्रोविजन बना रखी है विच एवर इज लोअर, और फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर प्रोस्पेक्टिवली हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी वो हमारे पास फ्यूचर में करंट बनती है। इसके अलावा हमने आपसे बात करी AS 13 में कुछ डिस्क्लोजर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जिन्हें करना जरूरी है। वो डिस्क्लोजर कौन कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको अपनी इनकम्स को अलग दिखाना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट हमेशा अलग दिखाएं। गेन और लॉस ऑन वैल्यूएशन, जो आपने सेल की थी इन्वेस्टमेंट, उसे अलग दिखाएं। कोई गेन होते हैं या लॉस होते हैं, कोई वैल्यू बढ़ गई घट गई, कोई राइट का सेल हुआ, उसको भी हम अपने पास अलग से दिखाते हैं। हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की कि आपकी पॉलिसी क्या है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेल करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन सेल, हमें वो भी आपको अलग से बतानी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर जो करना है वो करंट और नॉन करंट करके करना है, तथा उसके बाद कोटेड, अनकोटेड और कोटेड और अनकोटेड ऐसे करके आपको अपना डिस्क्लोजर करना है। ये पॉइंट आपके पास एग्जाम में थ्योरी में पूछा जा सकता है, ये आपके पास स्मॉल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ये वाला पार्ट भी आपसे स्मॉल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो एएस के ऊपर ये आपके पास पॉसिबली स्मॉल क्वेश्चंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके साथ बातें करी। और इसके अंदर एएस के अंदर जो थ्योरी आपके पास आती है उसमें भी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर स्मॉल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड पर बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, शेयर पर बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। ये मैंने अपने टॉपिक को समराइज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 10-12 मिनट 15 मिनट लगे होंगे इस वीडियो पर, लेकिन इस 10-15 मिनट के वीडियो से आप लेटर ऑन रिवाइज करने पर बड़ी हेल्प मिल सकती है। ये वीडियो आपको LMS पर मिल जाएगा, यानी आप अपने LMS पर जाकर इसके डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पास एक दो क्वेश्चंस और देखूं। हाँ, बंद कर दीजिए।